नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कमर सिद्दीकी, डंका ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया गया था कि विधिक सलाह हम हर इतवार आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट विवेक श्रीवास्तव। आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण अंचल में जो एक खौफ बैठा हुआ है, लोगों के दिमाग में एक डर रहता है, एफआईआर का डर। एफआईआर के डर की ही वजह से बहुत सारे ग्रामीण को शोषण भी होता है, कुछ लोगों के थ्रू भी शोषण किया जाता है और बेचारे हमेशा जो है शोषण का शिकार बने रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं विवेक श्रीवास्तव जी। आज हम सबसे पहले बात करेंगे एफआईआर पे, उसके बाद एक सीआरपीसी पे हम बात करेंगे सेक्शन की, और आप तक पूरी बातें पहुंचाएंगे विवेक जी से। विवेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा बात होनी थी एफआईआर पे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमारे श्रोता को ये बताएं कि जैसे ग्रामीण अंचल में ये होता है कि एफआईआर लिखाए जाने का, यानी मुकदमा लिख दिया जाता है, तो बड़ा डर रहता है उनको, और इसी डर का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाते हैं। तो एफआईआर लिख जाने के बाद क्या होता है और कैसे इसको हैंडल करना होता है, उसके बारे में बताएं आज हमारे श्रोता को। देखिए, एफआईआर मतलब अगर आपके विरुद्ध मुकदमा थाने पे पंजीकृत हो गया किसी भी अभियोग में, या फिर आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, तो भी मैं बता दे रहा हूँ, पूरी बात ओपन कर देता हूँ। या तो थाने पे आपके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हो जाएगा, या अगर मुकदमा आपके विरुद्ध थाने में पंजीकृत नहीं हुआ तो कोई व्यक्ति उसको लेकर न्यायालय में भी जा सकता है। न्यायालय वहाँ पे 3 काम कर सकता है। या तो उसका प्रार्थना पत्र 156(3) सीआरपीसी 156 सीआरपीसी में जा सकता है, उसको खारिज कर दे। दूसरा, एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर दे संबंधित थाने को। तीसरा, आपके विरुद्ध शिकायत प्रार्थना पत्र कंप्लेंट दर्ज कर दे। तो उस कंप्लेंट में आपके बहुत सारे उसके दायित्व हो जाते हैं कि पहले अपना बयान दर्ज करे, अपने समर्थन में बयान दर्ज कराए, कई सारी धाराएं उसमें जुड़ जाती हैं। तो उसको कहते हैं समनिंग ऑर्डर। तो आप समनिंग ऑर्डर हो गया, या आप थाने से आपके ऊपर एफआईआर हुई या न्यायालय से एफआईआर हुई, किसी भी सूरत में अगर आपको ये लगता है कि एफआईआर जिन धाराओं में आपके ऊपर की गई है वो धाराएं आपके ऊपर उचित नहीं हैं, आप एक स्वच्छ व्यक्ति, प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, तो आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी बात सीधे उच्च न्यायालय में जाकर, जो भी आपका संबंधित उच्च न्यायालय है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, लखनऊ बेंच है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, जिस स्टेट में भी आप सुन रहे हैं जी, तो आप अपने संबंधित हाई कोर्ट में जा सकते हैं और वहां पे आप सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंडर एफआईआर क्वैश पे जा सकते हैं। क्वैश मतलब एफआईआर आपकी अगर उसको एक बोला था बोगस, फ्राइवोलस, मतलब अगर आपकी मनगढ़ंत है या कूटरचित है, तो वो आपकी एफआईआर आपके विरुद्ध क्वैश कर दी जाएगी, मतलब वो खारिज कर दी जाएगी, वो आप ऐसे कह सकते हैं कि शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 आपके पास तरीके हैं, आप उसको हाई कोर्ट जाए। अब हाई कोर्ट अगर कतिपय कारणों से ये पाती है कि नहीं, इसमें कुछ जांच का विषय बचा हुआ है, तो उसमें बेल इंस्ट्रक्शन भी आपको मिल जाते हैं कि इनको सेम डे बेल दे दीजिए, या आप इसमें अरेस्ट स्टे दे देती है कोर्ट, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। अब क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में जब व्यक्ति नहीं जानता है इन सब बातों को, तो जैसे किसी के ऊपर एफआईआर हुई, वो उसके आसपास थाने से संबंधित कुछ व्यक्ति जो दलाल टाइप के लोग होते हैं वो आ गए, या कुछ लोग और आ गए, अब चलो भैया ऐसा तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो गई है तो अब 4 आदमी जमानती अरेंज करो, फिर वहां बात कर ले, लोकल लेवल की नेतागिरी वगैरह होने लगती है, वहीं फंस के रह जाता है। हाँ, अधिवक्ता की फीस के नाम पे अवैध वसूली होती है, उससे फिर अधिकारियों को देने के नाम पे अवैध वसूली होती है, तो इन सब चक्रों में फंस जाता है। मैं ये 2 अलग बातें कह रहा हूं। अगर उस व्यक्ति को पता है अपराध है तो किसी वकील से संपर्क कर ले, और अगर वो व्यक्ति मानता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है जी, कोई अपराध उसके द्वारा घटित नहीं है, ये कूटरचित उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई गई है, किसी राजनीतिक विद्वेष से दर्ज कराई गई है या किसी और कारण से दर्ज कराई गई है, तो सीधा उच्च न्यायालय जाके उसको क्वैश करा सकता है जी। नहीं, जैसे आपने अभी एक बात बताई कि उसको उसी में उलझा दिया जाता है, बेचारे डरे सह में रहते हैं जी, मुकदमे के नाम से ही डरते हैं, तो उस डर से ये लोग कैसे निकलें, मतलब क्या ऐसा करें, क्योंकि उनको राय देने वाले भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। जैसे कोई मामला होता है थाने पे 10-20 लोग आ जाते हैं, कोई ग्राम प्रधान हुआ या फिर और तरह के नेता टाइप के लोग भी आना शुरू हो जाते हैं, और उसी में वो बेचारा उलझ जाता है। और होता ये है कि भाई ठीक है, रहना इसी समाज में है, तो जिस
व्यक्ति पे उसका एक विश्वास बना हुआ होता है, उन्हीं लोगों के इशारे पे फिर वो चलने लगता है। तो ऐसे में वो क्या करे बेचारा? देखिए, अपराध स्वीकार न करे। जी अगर अपराधी नहीं है तो अपराध स्वीकार न करे। अब अपराध स्वीकार नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध जो अभियोग पंजीकृत हुआ है उसको तोड़ने की जो एक रेमेडी थी मैंने आपको बताया जी, वहां हो जा सकता है। ये ना करे कि जिस अपराध के अभियोग को या जिस अपराध जिन धाराओं में पंजीकृत किया गया है, जो परिस्थितियां बनाई गई हैं, उसको स्वीकार भी नहीं कर रहा है और स्वीकार ना करने के साथ उसमें जमानत भी ले रहा है। तो ऐसा ना करे, वो सीधा का सीधा चला जाए हाई कोर्ट में। अगर उसकी एफआईआर कूट रचित पाई गई, और ऐसी बहुत बार होती है एफआईआर कूट रचित पाई जाती है और क्वैश हो जाती हैं। आपसे मैं बताऊं, बहुत ही जो गंभीर धाराएं होती हैं उसमें भी पर्याप्त तथ्य नहीं होते हैं, पर्याप्त जांच नहीं होती, पर्याप्त कारण नहीं होते हैं, तो एफआईआर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्वैश कर दिया जाता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो विवेक जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे, एक सेक्शन है 151 सीआरपीसी जी, धारा 151, जो अक्सर हर एक थाने पे ये होता है कि ज़रा सी कुछ तू मैं हो गई या छोटी मोटी कोई भी घटना हो गई या कुछ भी हो जाता है तो 151 कर दिया जाता है। तो 151 एक्चुअली में है क्या, और इस धारा में क्या ठीक होता है ये वो बताएं। हाँ, अब ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है कि 151 है क्या, व्हाट इज 151। तो पुलिस ऑफिसर के पास एक अधिकार दिया गया कि अगर, मतलब आप ये समझिए कि इसको बहुत सीधे शब्दों में कहिए कि अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है जी कि किसी संज्ञेय अपराध, कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, या आप मतलब ऐसा कि उससे उसके द्वारा उस व्यक्ति जिसके ऊपर जिसको आपने अंतर्गत धारा 151 उठाया है उसके द्वारा कोई ऐसा अपराध घटित हो सकता है, तो आप उसको मतलब उस अपराध को प्रिवेंट करने के लिए, उस अपराध को बचाने के लिए आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन उस अरेस्ट करने की जो अवधि है, अरेस्ट होने के बाद जो उसका डिटेंशन पीरियड है, वो सिर्फ 24 आवर है। जी। अब 151 में पुलिस ने तुमको उठा लिया, चालान काट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी बहुत सारी भाषाओं का प्रयोग होता है जिन भाषाओं का असल में कोई अस्तित्व तो है नहीं। जी। तो 151 है क्या? 151 एक समझ लीजिए एक पुलिस को एक दिया गया हथियार है जी। कि आप बिना मजिस्ट्रेट के वारंट के, कोर्ट के वारंट के आप किसी को उठा सकते हैं अगर ऐसा प्रतीत होता है आपको जी कि आपके द्वारा कोई घटना घटित हो सकती है। बस यही है। मतलब और जैसे अगर कहीं विवाद होने की किसी प्रकार संभावना हो, किसी या कोई भी प्रकार का, ऐसी संभावना हो कि विवाद, जहाँ कुछ देखिए, हो सकता हो। विवाद इज म्यूचुअल। जी। विवाद दो लोगों के बीच में होता है। मान लीजिए ये संभावना हो कि आदमी बम फेंक सकता है, जी। दंगा कर सकता है, इलेक्शन में माहौल खराब कर सकता है, किसी तरीके से कानून व्यवस्था बिगाड़ सकता है, जी। या कोई ऐसा अपराध घटित हो सकता है उसके द्वारा, तो उसको उठाया जा सकता है। अब 24 घंटे की जब अवधि पूरी होगी तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको 24 घंटे के बाद भी रखते हैं तो आपको उसी व्यक्ति को किसी और धारा में आपको उसको दिखा के उसको न्यायालय पे हाजिर करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति से ये घटना, मतलब आपका डिटेंशन पीरियड 24 घंटे बाद खत्म हो गया। अब अगर आपके पास है तो किसी और धारा में मुकदमा उसका दर्ज होना चाहिए, वरना आप उसको नहीं रख सकते। ये साफ साफ इसकी लाइन कहती है। समझ रहे हैं आप विवेक जी? जैसे कोई एक स्वच्छ प्रवृत्ति का आदमी है, उसका भी नाम डाल दिया, उसके ऊपर भी 151 लग गया, तो इसके लिए क्या किया जाए? क्या प्रावधान है इसके लिए? मतलब जैसे वो स्वच्छ व्यक्ति है, अगर आके वो अपने संबंधित थाने पे आके बोलता भी है कि मैं स्वच्छ प्रवृत्ति का हूँ, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है और क्या होना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। इसको वो किसी भी लेवल पे चैलेंज कर सकता है जी, और इसको भी उच्च न्यायालय लेके जाया जा सकता है जी। अभी कुछ वर्षों पूर्व की बात है, मेरे ख्याल से 5-6 वर्ष पूर्व की एक बात है। इसमें एक जजमेंट नहीं, पिछले वर्ष का, 2 वर्ष पूर्व एक फैसला आया था बॉम्बे हाई कोर्ट का। उसमें पुलिस वालों के ऊपर 1 लाख की पेनाल्टी लगाई गई थी जी, जिन्होंने 151 में किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया था। जी। तो ऐसी बहुत सारी धाराएं हैं, ऐसे बहुत सारे जजमेंट हैं जहां पे पाया गया है कि किसी व्यक्ति के ऊपर 151 में जो उसको अरेस्ट किया गया,
तो उसके विरुद्ध कोई पर्याप्त आधार पुलिस के पास नहीं था उसको अरेस्ट करने से पहले कि इसके द्वारा कोई अपराध घटित हो सकता है। और ये भी आप समझें, अगर आप इसको चैलेंज कर जाते हैं कि हमारे ऊपर 151 गलत तरीके से लगा दी गई है, आप इसको भी इसके ऊपर भी आप न्यायालय की प्रक्रिया में चले जाते हैं इस आधार के साथ कि इन्होंने एक कूटरचित तरीके से हमारे ऊपर ये लगाया है, और अगर ये पाया जाता है कि आपके विरुद्ध कुछ नहीं है तो उस पुलिस वाले पर भी कार्रवाई होती है। ऐसा अपना समझें कि देखिए, तो मैं बताऊं, एक आप ऐसे समझिए 151 जो है वो पुलिस को ढाल दी गई है, तलवार नहीं दी गई है। इट इज ढाल कि 151 के सहारे आप किसी को बिना मजिस्ट्रेट, बिना कोर्ट, बिना वारंट के, बिना किसी आदेश के आप तब उठा सकते हो जो आपको समाज में सुरक्षा बनाए रखनी हो। तो मैं ये साफ साफ कहता हूं और आपके माध्यम से आपके श्रोताओं तक पहुंचाना चाहता हूं कि 151 पुलिस की ढाल है, पुलिस की तलवार नहीं है। तो ये थे हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी, जिन्होंने आज 151 के बारे में बताया है और उसके रेमेडी के बारे में बताया, और ये भी बताया है कि क्या करना चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। आपके पास अगर अच्छी जानकारी है तो मैं ये आपको आश्वासन दे सकता हूं कि कोई भी कानून आज तक ऐसा नहीं बना है जिसमें किसी भी स्वच्छ प्रवृत्ति का जो व्यक्ति हो उसको 1 घंटा भी जेल की सलाखों के अंदर रख सके या फिर उसको कोई तरह का प्रताड़ना दे सके, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है वो सिर्फ बनाई ही इसीलिए गई है कि समाज के सुरक्षा के लिए, और समाज के जो स्वच्छ प्रवृत्ति के अगर आपने कोई अपराध नहीं कर रखा है, आपने अगर कोई गलती नहीं की है, तो कानून इतना भी सख्त नहीं है कि वो आपको बिना किसी वजह के छेड़ेगा। आपने आज जाना 151 धारा के बारे में। अगले हम विधिक सलाह के प्रोग्राम में अगले संडे हम आपको साथ शेयर करेंगे एक ऐसी धारा, एक ऐसा विधिक सलाह में एक ऐसी जानकारी आपको देंगे जो अक्सर आपने सुनी होगी, 107-16। 107-16 के नाम से भी बहुत सारे लोग घबराते हैं। तो अगर आपका 107-16 अगर होता है तो आपको क्या करना है, उसके बचाव के लिए आपको क्या करना है, इसी टॉपिक पे हम लोग अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मिलेंगे और आपको पूरी तरह बताएंगे कि आप 116 लग जाने के बाद क्या कर सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपने लव वंस और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। ये जो विधिक सलाह है ये हर एक व्यक्ति के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जानकारी ही बचाव है।